हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। फिर से एक बार स्वागत है हमारे सत्य फार्मा कंटेंट चैनल पर। हमने लास्ट क्लास में जो डिस्कस करा था फार्माकोथेरेपेटिक्स का हमारा फर्स्ट चैप्टर था, जिसमें हमारे दो टॉपिक्स बचे हुए थे, जो कि आज हमारा जो टॉपिक है इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट। आज हम इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट के बारे में प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे, होता क्या है और इसमें क्या क्या हमारे ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन की बात करेंगे। द इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट is a list of important medicines needed to meet the main health needs of a community। इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट एक ऐसी लिस्ट होती है जिसमें हमारे बहुत सारे ऐसे ड्रग्स होते हैं जिन ड्रग्स की पब्लिक को बहुत ज्यादा नीड होती है और उनकी हमेशा में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो ऐसी कंडीशन में ये जो इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट है, इस लिस्ट में बहुत सारे ड्रग्स को हमें यहाँ पर डाला हुआ है। ये सारे के सारे ड्रग्स WHO अकॉर्डिंग यहाँ पर डले हुए हैं। तो द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इट मीन्स WHO, create the list to help healthcare system know which important medicine list to provide। तो आपकी जो essential medicine list है उसको WHO प्रोवाइड कराता है। उसके साथ साथ essential medicine list was published in 1977 and included 208 मेडिसिन। इस लिस्ट के अंदर जब ये हमारी पब्लिश हुई थी 1997 में पब्लिश हुई थी, उस टाइम पर इसके अंदर 208 मेडिसिन हमारी इंक्लूडेड थी। उसके बाद द फर्स्ट इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट फॉर चिल्ड्रन वाज पब्लिश्ड 2007। फिर हमारा 2007 में फिर एक और लिस्ट आया। उस लिस्ट के अंदर हमारे सारे जो बच्चों के लेकर जो मेडिसिन थे उनको यहाँ पर डाला, उसको पब्लिश करा। आफ्टर दैट द फर्स्ट नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन ऑफ इंडिया was prepared and released in 1996 and list was revised in 2003। उसके बाद नेशनल जो हमारी फर्स्ट नेशनल लिस्ट थी इसेंशियल, वो हमारी प्रिपेयर्ड हुई थी 1996 में और उसको दोबारा से एक बार फिर रिवाइज करा 2003 में। एंड देन अपडेट 2021 WHO मॉडल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन were released on the October 1st 2021। उसके बाद उस लिस्ट को दोबारा से WHO ने कुछ अपडेट्स करा उसके अंदर, जो कि 1 अक्टूबर 2021 में उसको अपडेट करा। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मॉडल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन आर अपडेट एवरी 2 ईयर बाय द एक्सपर्ट कमेटी ऑन सिलेक्शन एंड यूज ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। हमारी जो एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट होती है WHO उसको 2 साल के अंदर एक बार उसको अपडेट करती है। हर 2 साल के अंदर इस लिस्ट को हमें अपडेट करना होता है। इट मीन जो भी ड्रग्स है जिनकी नीड है पब्लिक को, उसके अकॉर्डिंग उस ड्रग्स को दोबारा से उसमें कंबाइन कर दिया जाता है और उसको दोबारा से अपडेट कर दिया जाता है। द एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट वाज अपडेटेड इन जुलाई 2023 टू इट्स 23rd एडिशन। और लास्ट टाइम जो हमारा एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट हुआ है वो हमारा 2023 में हुआ है, जो कि हमारा 23rd एडिशन है। इस एडिशन के अंदर हमारे जो मेडिसिन है लास्ट टाइम जो हमारा पब्लिश हुआ है उसमें हमारे 591 एडिशन जो ड्रग्स हमारे वो यहाँ पर इसमें अपडेट करें। अब थोड़ा सा हम एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट के अंदर जो ड्रग्स आती है, कुछ जो हमारे जो सिंपली ड्रग्स है, जो सबसे ज्यादा यूज होने वाले ड्रग्स हैं, बेसिकली कुछ ड्रग्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। द स्पेसिफिक लिस्ट कैन बी जनरली इंक्लूड्स फर्स्ट वन इज द एंटीबायोटिक्स। बहुत सारे हमारे ऐसे एंटीबायोटिक्स है जो हमारे एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट के अंदर ऑलरेडी पहले से डले हुए हैं, जैसे फॉर द इन्फेक्शन सच एज एमोक्सिलिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन और टॉक्सीसाइक्लिन। तो ये हमारे ड्रग्स हैं जो कि एंटीबायोटिक्स की तरह काम करते हैं और बेसिकली इन्फेक्शन होता है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। सेकंड है हमारा एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक की अगर हम बात करें तो ये पेन रिलीवर मेडिसिन होती हैं, लाइक पैरासीटामोल, एसिटामिनोफेन या आइब्रोफेन, और भी हमारी बहुत सारी ड्रग्स होती है जो एज ए पेन किलर की तरह हमको यूज करते हैं। थर्ड वन इज द एंटी हाइपरटेंसिव। तो एंटी हाइपरटेंसिव की अगर हम बात करें तो बेसिकली जब हमारा बीपी हाई हो जाता है उसको कंट्रोल करने के लिए कुछ हमारी ऐसी एसेंशियल मेडिसिन है जो आपको हर एक स्टोर पर आपको इजीली अवेलेबल मिल जाएंगे। जैसे इसमें हमारा इंक्लूड ड्रग्स लाइक एनाप्रिल एंड एम्लोडिपिन। उसके अलावा जैसे एम्लोकाइन 80 आती है हमारी, और भी और ड्रग्स है जिनको हम लोग यूज करते हैं एज एंटी हाइपरटेंसिव। फोर्थ इज द एंटी डायबिटिक्स ड्रग। एंटी डायबिटिक्स बेसिकली जो डायबिटीज कॉज हो जाती है उस डायबिटिक को कंट्रोल करने के लिए कुछ हम ड्रग्स का यूज करते हैं, जैसे हमारा मेटफॉर्मिन हो गया या फिर हमारा इंसुलिन हो गया, जिनको हम लोग यूज करके अपने डायबिटिक को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा वैक्सीन। तो हमारी कुछ बहुत सारी वैक्सीन होती हैं, जैसे इसेंशियल वैक्सीन फॉर प्रिवेंटिंग डिजीज लाइक ट्यूबरक्लोसिस एंड हेपेटाइटिस बी। तो हमारे कुछ डिजीज हैं
जिनको ट्रीट करने के लिए हमें वैक्सीन प्रॉपर तरीके से लेना पड़ेगा, जिससे हम लोग इन दोनों डिजीज को ट्रीट कर सकते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारी डिजीज है जिनको हम, जैसे कोविड हो गया, कोविड को वैक्सीन के थ्रू उसको ट्रीट किया जाता है। तो नेक्स्ट है एंटीसेप्टिक्स। एंटीसेप्टिक बोले तो फॉर द वाउंड केयर सच एज आयोडीन सॉल्यूशन एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। जब भी कोई लीजन स्किन पर कोई लीजन हो जाए, कोई इन्फेक्शन हो जाए, उसको ट्रीट करने के लिए या तो हम प्रोटीन आयोडीन का इस्तेमाल करते हैं, फिर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो भी हमारा वाउंड है उसकी केयर करने के लिए ये हमारे जो दो ड्रग्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग्स है। एंटीफंगल, एंटीफंगल बहुत ज्यादा ये चलता है, ये कई फॉर्म में होता है, जैसे रिंग वॉर्म हो गया, पिन वॉर्म हो गया। तो एंटी फंगल में बेसिकली जो ड्रग्स होती है हमारी, जो फंगल को ट्रीटमेंट करने के लिए यूजफुल होती है, जैसे फर्स्ट है हमारा फ्लुकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, लोलिकोनाजोल या कॉर्टिमाजोल या टर्बिनाफाइन। ऐसे और भी बहुत सारे ड्रग्स हैं जिनका हम लोग यूज एज एंटी फंगल की तरह हम लोग यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा एंटीवायरल्स, जो हमारे वायरल इन्फेक्शन से जो डिजीज कॉज होती है, जैसे HIV हो गया, एड्स हो गया या इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, तो इसको ट्रीट करने के लिए हमारे पास कुछ ड्रग्स होते हैं, जैसे जीरोबुडीन हो गया या फिर एसाइक्लोविर हो गया या फिर एमेक्टाडीन हो गया। ये ड्रग्स ऐसी हैं जो एज ए एंटीवायरल की तरह अपना काम करेंगे। एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स, एंटी अस्थमेटिक ड्रग्स की अगर हम बात करें, जैसे किसी को अस्थमा या COPD की डिजीज कोज होती है, उसको ठीक करने के लिए हमारे कुछ ड्रग्स जैसे साल्ब्यूटामोल हो गया, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स है, कुछ और भी बहुत सारे स्टेरॉइड्स या और भी बहुत सारे हमारे ड्रग्स आते हैं जिनका हम लोग यूज एज ए एंटी अस्थमेटिक यूज करते हैं। एंटी अल्सरेंट्स, एंटी अल्सरेंट्स में बेसिकली जो अल्सर कॉज हो जाता है, ये जो कॉज होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे बहुत ज्यादा स्पाइसी लेना या आपका GIT प्रॉपर तरीके से डिस्टर्ब हो गया या फिर उसमें इन्फेक्शन कॉज हो गया, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम लोग ओमेपराजोल, रेनिटिडीन, पेंटोपराजोल, फैमोटिडीन या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, ऐसे हमारे बहुत सारे ड्रग्स हैं जिनका हम लोग यूज एज ए एंटी अल्सरेंट्स की तरह हम लोग इसका यूज करते हैं। So this is the last topic for this unit, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस। स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस की अगर हम बात करें तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है। इसमें बेसिकली कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, ये जो गाइडलाइंस है टोटली इसको डॉक्टर फॉलो करता है। अगर डॉक्टर फॉर एग्जांपल किसी भी पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रहा है, अगर वो डॉक्टर इस गाइडलाइन को फॉलो नहीं करता है, तो ऐसी कंडीशन में जो पेशेंट है उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट या प्रॉपर जो भी डिजीज है उसकी प्रॉपर तरीके से ठीक नहीं हो पाएगी। जैसे अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस, इसको हम दूसरी भाषा में ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। आर स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन created to the help doctors diagnose and treatment specific disease or health issue based on their best available evidence। हमेशा जब भी कोई डॉक्टर किसी भी पेशेंट को ट्रीट करेगा, तो वो किसी न किसी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए तब उस पेशेंट का ट्रीटमेंट करेगा। अगर डॉक्टर किसी भी गाइडलाइन को फॉलो करता है, तो ऐसी कंडीशन में उस पेशेंट को अच्छे रिजल्ट, उसका अच्छा ट्रीटमेंट होगा। तो उसके साथ साथ प्रॉपर तरीके से डॉक्टर क्या करेगा, स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन के अकॉर्डिंग उसको डायग्नोस करेगा, फिर उसके लिए जो भी डिजीज है उस डिजीज को प्रॉपर तरीके से जो भी ट्रीटमेंट उसको देना है वो प्रॉपर तरीके से प्रिस्क्रिप्शन बनाएगा। उस प्रिस्क्रिप्शन में हमेशा ऐसी मेडिसिन उसको देना है वहां पर कि जो उस पेशेंट के लिए इफेक्टिबल हो, उसके लिए सेफ हो, उसके लिए कोई साइड इफेक्ट कॉज ना करे। उसके अलावा देयर गोल्स इज टू मेक medical practice more consistent, improve patient result, and ensure that treatment are both effective and safe। तो वही मेरा कहने का मतलब है कि पेशेंट की सेफ्टी के लिए, सेफ्टी को देखते हुए या पेशेंट को हम जो भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसके लिए सेफ होना चाहिए, उसके लिए वो इफेक्टिव होना चाहिए, उसके साथ साथ जो पेशेंट की जो हेल्थ है वो भी हमारी इंप्रूव होनी चाहिए। उसके अलावा कुछ और भी पॉइंट्स है इसमें, जैसा फर्स्ट है एविडेंस बेस्ड रिकमेंडेशन। तो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस आर डेवलप बेस्ड ऑन द लेटेस्ट रिसर्च एंड क्लिनिकल एविडेंस टू इंश्योर द बेस्ट पॉसिबल आउटकम्स फॉर पेशेंट। हमेशा जब भी हम किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट करेगा डॉक्टर, तो हमेशा उस चीज में उसको ये सबसे पहले ये देखना है कि जो हमारा पेशेंट है उस पेशेंट के लिए कौन सा मेथड सबसे बेस्ट रहेगा उसके ट्रीटमेंट के लिए। ये कोई न्यू रिसर्च तो नहीं आई है, जो उस न्यू रिसर्च के थ्रू अगर हम उस पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं तो उससे हो सकता है कि उस पेशेंट को अच्छे रिजल्ट हमें प्रोवाइड हो जाए। सेकेंड, ट्रीटमेंट पाथवे। हमेशा डॉक्टर क्या करेगा, जब भी उसको डायग्नोस कर लेगा, डायग्नोस करने के बाद एक ट्रीटमेंट पाथवे बनाएगा। उस पाथवे में ये रहेगा कि अगर पेशेंट को फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट लाइन या फिर सेकेंड लाइन थेरेपीज, उसको फर्स्ट लाइन की थेरेपीज प्रॉपर तरीके से सूट नहीं कर रही है या उसको कोई रेस्पॉन्स नहीं आया, तो हमेशा डॉक्टर क्या करेगा, फिर सेकेंड पाथवे को, सेकेंड लाइन की जो थेरेपीज है उसको यूज करेगा, और वो भी रेस्पॉन्सिबल नहीं है, फिर कोई ना कोई दूसरा नया ऑप्शन निकालना पड़ेगा उस पेशेंट को ट्रीट करने के लिए। उसके अलावा क्वालिटी एंड सेफ्टी, और उसके साथ साथ जब पेशेंट का ट्रीटमेंट होगा तो हमें सबसे पहले क्वालिटी और सेफ्टी की भी बात करनी होती है। क्वालिटी सेफ्टी अगर हमारी ठीक है, अच्छे स्टैंडर्ड की है, तो उससे हमारा जो पेशेंट है उसके अंदर इंप्रूवमेंट आएगा, उसकी जो हेल्थ है उसको भी जल्दी ठीक होगी। तो इसमें हम देख सकते हैं, बाय फॉलोइंग स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइन हेल्थ केयर प्रोवाइड्स
aim to improve the quality of care and reduce the risk of medical error and variation in the treatment. इस क्वालिटी एंड सेफ्टी को अगर हम प्रॉपर तरीके से लेके चल रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में एक तो पेशेंट की जो हेल्थ है वो इम्प्रूव हो जाएगी, उसके साथ जो रिस्क जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और जो ट्रीटमेंट हमारा चल रहा है उसमें एरर आने के चांस और वेरिएशन आने के चांस कम से कम रहेंगे, जिससे इससे क्या होगा कि पेशेंट को ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर अच्छे तरीके से चलेगा। उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन, दे आर disease specific protocols, they provide specific recommendation for the treatment of particular disease or conditions including drug choice, doses and treatment duration। हमेशा ड्रग स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स में क्या होगा कि जब भी हम किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट करेंगे तो हमें उसमें प्रॉपर तरीके से डिजीज की कंडीशन देखनी है, कंडीशन के साथ साथ उसको ड्रग की चॉइस करने की, उसके लिए कौन सी ड्रग बेस्ट रहेगी, या उसकी जो डोज हम देंगे वो डोज उसके लिए कौन सी डोज बेस्ट रहेगी, या उसका जो ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन है, एक दिन में ठीक होता है या 2 दिन में ठीक होता है या थोड़ा लंबा टाइम लगता है, तो प्रॉपर तरीके से हमें वहां पर उसका पूरा शेड्यूल प्रिपेयर करना है। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट, अगर पेशेंट को कोई भी रिस्क कॉज हो रहा है तो हमें उसको भी मैनेज करना है। अभी मान लो फॉर एग्जाम्पल हमने कोई इसको मेडिसिन दे दी पेशेंट को और मेडिसिन साइड इफेक्ट कॉज कर रही है, तो हमें वहां पर उस रिस्क को भी हमें क्या करना है, मैनेज करना है। अब चाहे वो किसी भी तरीके से मैनेज करना है, या कोई एंटीडोट देकर या कोई और मेडिसिन देकर, उस रिस्क को हमें कम से कम करना है। उसके अलावा मॉनिटरिंग एंड फॉलो अप, मॉनिटरिंग में क्या होगा, दे यूजुअली इंक्लूड गाइडेंस ऑन हाउ टू चेक हाउ पेशेंट्स आर रेस्पॉन्डिंग टू ट्रीटमेंट एंड व्हेन यू चेंज देयर मेडिकेशन बेस्ड ऑन देयर प्रोग्रेस और एनी नेगेटिव रिजल्ट्स। हमेशा मॉनिटरिंग और फॉलोइंग में क्या करना है कि जब भी हम पेशेंट का ट्रीटमेंट करेंगे तो हमें प्रॉपर तरीके से उसका चेकअप करते रहेंगे हम बीच बीच में, कि जो हम ट्रीटमेंट पेशेंट पर दे रहे हैं तो हमें अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, या जो भी हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं वो रेस्पॉन्सिबल है या नहीं है उसके लिए, या फिर हम जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं उससे कुछ नेगेटिव रिजल्ट्स तो नहीं आ रहे हैं, नेगेटिव इफेक्ट्स तो नहीं आ रहे हैं। हमें प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग करने के बाद नेक्स्ट हमें फॉलोअप देना है। अगर हमारे अच्छे ट्रीटमेंट जो हमने दिया है उसका प्रॉपर रिजल्ट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो हमारा ट्रीटमेंट ऐसे चलता रहेगा। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट को कोई भी ट्रीटमेंट हम प्रॉपर दिए जा रहे हैं लेकिन रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो हमें आगे के लिए उसको कोई नया फॉलोअप लगाना पड़ेगा, या फिर उसकी हमें मेडिसिन चेंज करनी होगी। अपडेट रेगुलरली, जो भी हम ट्रीटमेंट देंगे पेशेंट को उसमें हमें एक चीज ये देखनी है कि उस ट्रीटमेंट को प्रॉपर तरीके से रिव्यू करना है, उसको अपडेट रेगुलरली टू इंक्लूड द लेटेस्ट रिसर्च न्यू मेडिसिन। हमेशा पेशेंट के लिए न्यू अपडेट के लिए कोई भी न्यू मेडिसिन है उसको सेलेक्ट करना है, या कोई नया मेथड है उसको प्रॉपर तरीके से स्टडी करने के बाद हमें कुछ नई मेडिसिन का सिलेक्शन करना है, तब हमें पेशेंट का ट्रीटमेंट स्टार्ट करना है। लीगल एंड एथिकल कंसिडरेशंस, हमेशा जब भी हम पेशेंट का ट्रीटमेंट करेंगे तो लीगल तरीके से, कानूनी तरीके से, एथिकल तरीके से हमें उसका ट्रीटमेंट करना है। उसके साथ साथ जो हमारा स्वभाव पेशेंट के प्रति थोड़ा अच्छा होना चाहिए, जिससे क्या होगा, तुम्हारा पेशेंट की ठीक होने के चांस थोड़ा सही रहेंगे, पेशेंट आपका जल्दी ठीक हो जाएगा।